मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सिंधु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप लोगों का जिस ढंग से प्यार मिल रहा है और जिस ढंग से आप लोगों का रिस्पॉन्स है वो मुझे उत्साहित करता है कि मैं समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। यद्यपि समय की कमी रहती है, लेकिन फिर भी मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। फिर भी उसमें देर तो हो ही जाती है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और वह है अग्रिम जमानत पर, एंटीसिपेटरी बेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। 3 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है एंटीसिपेटरी बेल। जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं या फिर जो एक्यूज हैं, उन दोनों को यह पता है कि एंटीसिपेटरी बेल का कितना महत्व होता है। एक्यूज के लिए एंटीसिपेटरी बेल का महत्व है कि वह उस बेइज्जती से बचते हैं, अरेस्ट की बेइज्जती से बचते हैं। और दूसरा, उनके लिए लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी, वह सुरक्षित रहती है। एक तो अरेस्ट से बचते हैं और दूसरी उनकी पर्सनल लिबर्टी, और लिबर्टी उनकी सुरक्षित रहती है और वह ह्यूमिलिएशन से बच जाते हैं। क्योंकि अरेस्ट होना अपने आप में एक ह्यूमिलिएशन तो है। मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अरेस्ट होने के बाद भी जब निकलते हैं तो फूल मालाओं से स्वागत होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो, और यह अग्रिम जमानत उन्हीं लोगों के लिए जिनको अपनी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रहता है और जिनको अपनी स्वतंत्रता भी जारी रहती है। तो इस पर एक बड़ा फैसला आया। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजीआई रहे हैं और उनके साथ साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों जो जजेज रहे हैं, माननीय जजेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन तीनों ने मिलकर यह फैसला सुनाया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सनल लिबर्टी के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के, उसके इग्नोनिमिटी के दृष्टिकोण से और उसके प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, इन सभी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केस है धनराज अश्वनी अपलेंट है जो वर्सेस अमर मूलचंद एंड अदर्स के नाम से यह केस है, जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 2501/2024 है। इस पर जो फैसला आया है वह फैसला आया है 9 सितंबर 2024 को। पिछले साल 9 सितंबर 2024 को फैसला आया। ये मामला है क्या? जो अमर मूलचंद एंड अनदर जो लोग हैं, उनके ऊपर धनराज अश्विनी जो थे, उन्होंने केस किया हुआ था। वह सेक्शन 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 ऑफ द आईपीसी के तहत अलोंग विथ 34। मतलब इसमें जो धोखाधड़ी का मामला था वह तो था ही, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला, तो ये सारी चीजें, जो रजिस्टर में हेराफेरी का मामला, डॉक्यूमेंट में हेराफेरी का मामला, सभी सेक्शंस लगे हुए थे और सभी सेक्शंस बहुत ही गंभीर सेक्शंस थे जो कि लगे हुए थे अमर मूलचंद एंड अदर्स पर, जो कि उनके कॉम्पेनियन लोग थे। इन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया। इन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया। अब जिसका विरोध किया गया धनराज अश्विनी के द्वारा, जो अपीलेंट है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर वह रिस्पोंडेंट थे, अपोजिट पार्टी थे, और उन्होंने ये कहा, मैं एक फैक्ट और इसमें बतला दूं कि जो अमर मूलचंद एंड अदर्स थे, वे लोग पहले से ही एक केस में कस्टडी में थे। पहले से क्या केस था? वह था ECIR नंबर 10/2021। मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो केस करती है, तो इन्फोर्समेंट केस जो था वह इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस जो पूरा फुल फॉर्म जिसका है, वह केस ईडी ने किया हुआ था और जिसमें एक कस्टडी में थे। तो यह जो अश्विनी थे, उन्होंने यह कहा कोर्ट के सामने कि जब एक व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, तब ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं हो सकता है।
मतलब कि जब एक व्यक्ति ऑलरेडी हिरासत में है, वो जुडिशियल कस्टडी में है, तब ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेल में है। तो अग्रिम जमानत की आवश्यकता क्या है? और उसका कहना था कि अग्रिम जमानत की जो बात आती है वो अरेस्ट से बचने के लिए आती है, लेकिन वह तो ऑलरेडी हिरासत में है, इसीलिए उसे अग्रिम जमानत मेंटेनेबल उसका नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और यह कहा कि अग्रिम जमानत मेंटेनेबल है और अग्रिम जमानत इसे दिया जा सकता है, वह अप्लाई कर सकता है। अग्रिम जमानत दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता वह बात की बात है। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत की अर्जी को वह फाइल कर सकता। और जब यह निर्णय जब बॉम्बे हाई कोर्ट का आया तो वह जो अपेलेंट थे, अपेलेंट जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया, धनराज अश्वनी जो थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और यहीं पर एक क्रिमिनल अपील फाइल हुआ है, तो 2501 जिसकी बात मैंने कही। वहां पर इनके वकील थे सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा, बहुत ही नामी वकील है, आप जो वकालत करते हैं उनका नाम आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो एंटीसिपेटरी बेल के मेंटेनेबिलिटी की बात आ रही है तो वह मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल होता किस लिए? पहले तो उन्होंने इसको कहा कि एंटीसिपेटरी बेल होता है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका हो, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो, उसके ऊपर केस हुआ हो और एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो, तब ऐसी स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल फाइल होता है और फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो आशंका की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अरेस्ट है। जब उसके ऊपर केस है तो ऑलरेडी वह जेल में है, तो दूसरे केस में उसे कस्टडी में ले लिया जाएगा। तो इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है, पहला तर्क उसने दिया। दूसरा तर्क जो सिद्धार्थ लूथरा जी ने दिया, उन्होंने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का पर्पस होता है कि उसे सशरीर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने पेश किया जाए, पेश होना, जिससे कि उसका इंटरोगेशन हो सके, मतलब टू हैव ए बॉडी, मतलब सशरीर उसे वहां पर लाया जाए जिससे कि इंटरोगेशन किया जा सके। लेकिन वह तो ऑलरेडी हिरासत में है, तो सशरीर उपस्थिति का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसीलिए यह कोई मतलब नहीं है कि वह एंटीसिपेटरी बेल को फाइल कर सके और एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल हो। मतलब मैं आपको यहाँ बतला रहा हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल पर नहीं, एंटीसिपेटरी बेल के मेंटेनेबिलिटी पर यहाँ पर यह केस था। एंटीसिपेटरी बेल मिलना नहीं मिलना तो बात की बात है। इसके अलावा तीसरा तर्क उन्होंने ये जो दिया, उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल इसलिए फाइल किया जाता है कि जिससे कि उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी अक्षुण्ण रहे, तो व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर असर न पड़े। लेकिन उनका यह कहना था कि वह व्यक्ति जो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है उसकी पर्सनल लिबर्टी तो अक्षुण्ण है ही नहीं, क्योंकि वह तो हिरासत में है। तब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हिरासत में है, ठीक है ना, जो व्यक्ति हिरासत में है उसके एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का कोई मतलब नहीं है। चौथा जो उन्होंने तर्क दिया कि एंटीसिपेटरी जो फाइल किया जाता है वो ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए। सोसाइटी में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है और वह व्यक्ति को यदि अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। यदि वह बड़ा बिजनेसमैन है उसका बिजनेस खराब हो सकता है। इन सारे चीजों से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ह्यूमिलिएशन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति तो ऑलरेडी जेल में है, वह व्यक्ति ऑलरेडी वो न्यायिक हिरासत में है। तो जब न्यायिक हिरासत में है तो उसका जो ह्यूमिलिएशन होना था वो तो हो चुका, अब कोई ह्यूमिलिएशन तो होना नहीं है, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं हो सकता है। चौथा उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल जब किसी को ग्रांट किया जाता है तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी के सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के तहत कुछ कंडीशंस इंपोज किए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस इंपोज किए जाते हैं।
लेकिन जब व्यक्ति ऑलरेडी कस्टडी में है, तब ऐसी स्थिति में वह कंडीशन को फुलफिल करने की स्थिति में वह है ही नहीं। और जो वो फुलफिल करने की स्थिति में नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसकी एंटीसिपेटरी बेल के मेंटेनेबिलिटी का मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये सारे तरफ की। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉयर थे, जो रिस्पोंडेंट साइड के लॉयर थे, उन्होंने स्टैट्यूटरी प्रोविजन पर यह बात कही, स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात कही, और उन्होंने कहा कि जब हमारे सीआरपीसी में, अब वो बीएनएसएस हो गया है, में कहीं पर ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना, कहीं पर ये लीगल प्रोविजन नहीं है कि कोई व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में है, जिसके ऊपर ऑलरेडी केस लगे हुए हैं और नया केस उस पर लादा गया है, वह एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं कर सकता है। न तो कहीं पर वह एक्सप्रेसली उस चीज को डाला गया है और न ही कहीं पर इम्प्लाइड है। इसीलिए जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ही नहीं, जब कानूनी प्रावधान ऐसा है नहीं कि किसी व्यक्ति को जो हिरासत में है उसे एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का अधिकार, अग्रिम जमानत फाइल करने का अधिकार कोर्ट में नहीं, ऐसा नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उससे रोका नहीं जा सकता है और तब ऐसी स्थिति में वह एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। अर्थात एंटीसिपेटरी बेल जो है वह मेंटेनेबल है। दूसरी चीज उन्होंने यह कहा, जो सिद्धार्थ दवे जो दूसरे इनके लॉयर थे रिस्पोंडेंट के, वो तो सिद्धार्थ लूथरा थे पहले, यहाँ पे सिद्धार्थ दवे जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा जो ह्यूमिलिएशन की बात है, तो जब वो कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है और उसे वहीं से हिरासत में ले लिया जाता है दूसरे केस में, तब ऐसी स्थिति में उसका ह्यूमिलिएशन जो है वह मैनीफोल्ड हो जाता है। सपोज करिए कि बाद में वह व्यक्ति जेल से छूट जाए, उसकी रिहाई हो जाए, उसे सजा न हो, तब ऐसी स्थिति में वह जो ह्यूमिलिएशन है, आप उस ह्यूमिलिएशन की बात सोचिए। तो सिद्धार्थ लूथरा ने जो कहा था कि ह्यूमिलिएशन जो है वह तो ऑलरेडी ह्यूमिलिएशन हो चुका, लेकिन यानी इन्होंने यह कहा कि यदि वह व्यक्ति जो किसी केस में जुडिशियल कस्टडी में है, उसे पुनः किसी केस में कस्टडी में लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका ह्यूमिलिएशन जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और सोसाइटी में जो उसका रिपुटेशन है वह बुरी तरह से डैमेज होता है। तो इसलिए यह कहना कि जो एंटीसिपेटरी बेल वह अप्लाई नहीं कर सकता है, यह उचित नहीं है, उसके ह्यूमिलिएशन के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं। तीसरा, उन्होंने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी सर्वोपरि है, पर्सनल लिबर्टी जो है वह सर्वोपरि है। और यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी से हमारा मतलब सिर्फ फिजिकल लिबर्टी से नहीं, यहाँ पर मेंटल लिबर्टी से भी है। यहाँ पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह फिजिकली तो जेल में होता है, वह मेंटली भी उतना ही ज्यादा कैद में होता है, वह मेंटली भी आजाद नहीं होता है। और यदि उसे दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लिया जाए तो सोचिए कि उसे कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, हिरासत और मेंटल हिरासत। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट नहीं होगी, बल्कि पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट होगी और वह न सिर्फ शारीरिक स्तर पर होगी बल्कि मानसिक स्तर पर भी होगी। इसलिए यह कहना कि एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है वह बिल्कुल ही गलत है और एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है इस केस में, उन्होंने यह कहा। चौथा, उन्होंने यह कहा कि जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा। पर्सनल लिबर्टी की बात है तो पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होगी, और वह कैसे होगी यह मैं बता दूं। एक एग्जाम्पल है, वह एक व्यक्ति जो था वह सेक्शन 420 मतलब फ्रॉड के केस में जेल में था, और जिस दिन उसका बेल होना था उसी दिन उसकी पत्नी ने 498A दहेज उत्पीड़न के खिलाफ उस पर एक केस दर्ज कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यदि एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगा तब वह पुनः जेल में रहेगा, जेल से तो बाहर वह निकल ही नहीं पाएगा।
और फिर यदि वह बेल उसमें भी ले लिया और तब कोई और केस इम्पोज कर दिया गया, तब तो वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा। इसीलिए यह कहना कि पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट नहीं होती है, ये गलत है। पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट होती है। एक केस में उसको बेल मिला, सब्सिक्वेंट केस डाल दिया जाएगा, बाद में केस डाल दिया जाएगा और उसकी लिबर्टी पर उस पर असर करेगा वह। इसीलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि यह जो अपेलेंट के लॉयर ने यह तर्क दिया है कि पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट नहीं होगी, ह्यूमिलेशन पर असर नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है वो तर्क संगत नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन कहीं ऐसा नहीं कहता है कि कोई व्यक्ति हिरासत में है तो उसे एंटीसिपेटरी बेल वो अप्लाई नहीं कर सकता। और कानून तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन पर चलता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, जिसमें कि मैंने आप लोग का जेवी पारदीवाला, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे, उन लोगों ने जो संयुक्त फैसला अपना सुनाया, यूनानिमसली सुनाया, उन्होंने ये कहा कि पहला तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऐसा नहीं कहता है कि कोई व्यक्ति यदि न्यायिक हिरासत में है तब उसे वह एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है और उसे किसी केस में यह अप्रीहेंशन है कि उसकी पुनः गिरफ्तारी हो सकती है, तब वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। वो करने के लिए लायबल है, क्योंकि जब तक किसी केस में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वह उसका राइट है कि वह अपना एंटीसिपेटरी बेल फाइल करे और उसे रोका नहीं जा सकता है। तीसरी बात जो कोर्ट ने कही, जिस बात को यहाँ पर डिफेंस के लॉयर ने कहा था कि उनकी पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होगी, और आर्टिकल 41 में जो राइट टू इक्वलिटी की बात है वो भी हैम्पर होगी। तो मैं पर्सनल लिबर्टी की बात मैं कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे दोहराया। और जहां तक राइट टू इक्वलिटी की बात है उसे मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है और वह इक्वल राइट है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वलिटी और इक्वल। यदि किसी एक को यह अधिकार है कि वह बेल फाइल करे किसी केस में जिसमें उसमें अरेस्ट की गुंजाइश है, संभावना इस बात की है, तो बी को हम इस बात से नहीं रोक सकते क्योंकि वह हिरासत में है, क्योंकि वह भी इंडियन सिटीजन है और उसे भी राइट टू इक्वलिटी है। तो ऐसी स्थिति में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी यह कहता है कि हम एंटीसिपेटरी बेल से नहीं रोक सकते। मतलब यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है भी तब भी उसे एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का अधिकार है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ दवे की बात है, जो डिफेंस लॉयर, उनकी बात को ही यहाँ पर एग्री किया और रखा। उन्होंने कहा कि जहां तक ह्यूमिलिएशन की बात है तो ह्यूमिलिएशन तो जब वो जेल गया तो ह्यूमिलिएशन तो है, लेकिन किसी और केस में उसे जेल में रहते हुए कस्टडी में ले लिया गया, तब ऐसी स्थिति में वह बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन की बात होती है, मैनी फोल्ड ह्यूमिलिएशन होता है। अब लेकिन यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन करना है, वह कस्टडी में है, किसी और केस में करना है, तब ऐसी स्थिति में उसे उसका प्रेजेंट ट्रांजिट रिमांड, ठीक है ना, लिया जा सकता है और उस वहां पर उससे पूछताछ की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसके काम में रुकावट पड़ेगी और यहाँ पर जो व्यक्ति एक्यूज है उसके पर्सनल राइट्स एंड लिबर्टी पर भी असर नहीं पड़ेगा और इस तरह से वह अग्रिम जमानत जो है वह फाइल करने के लिए लायबल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इसमें सुनाया है। और जो कंफ्यूजन था, सेशन कोर्ट को जो कंफ्यूजन रहता है कि यदि कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो उससे बेल, एंटीसिपेटरी बेल उसका मेंटेनेबल नहीं है, या फिर हाई कोर्ट को यदि ऐसा कंफ्यूजन रहता है तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की चेष्टा की है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया है तो नेचुरली यह सभी कोर्ट के ऊपर यह बाध्यकारी है, बंधनकारी है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।